हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आई सेकेंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए सेकेंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जो विवाद होता है, उस विवाद को सुलझाने के लिए हमारे भारत में भारत सरकार की ओर से तथा कुछ राज्य की सरकार की ओर से कौन कौन से आयोग और समितियाँ गठित की गई है। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में विवादों को सुलझाने के लिए कुछ आयोग और समितियां गठित की गई हैं, जिसमें पहले आयोग का नाम है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। तो यह आयोग कब गठित हुआ था? तो यह आयोग 1966 में 1966 में गठित हुआ था। और इस आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो मोरारजी देसाई इस आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे। जब मोरारजी देसाई ये हमारे भारत के उप प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो उनके बाद में फिर के हनुमंथैया इस प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने या इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? तो इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1969 में 1969 में दी थी। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें इसकी सिफारिशें कौन कौन सी हैं। तो इसने सिफारिशों में पहली सिफारिश की अनुच्छेद 263 के तहत कि अनुच्छेद 263 के तहत भारत में एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए। आ रहा समझ में? ये इसने कहा था। दूसरी सिफारिश है इसकी कि राज्यों को ज़्यादा वित्तीय संसाधन प्रदान किए जाए, जिससे राज्य विवाद न करे या राज्य झगड़ा न करे। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि राज्यों में केंद्रीय बलों की नियुक्ति तभी की जानी चाहिए जब राज्य सरकार उसके लिए अनुरोध करेगी। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि राज्यपाल के पद पर गैर राजनीतिक व्यक्तियों की नियुक्ति की जानी चाहिए, जिनके पास सार्वजनिक जीवन या प्रशासन का लंबा अनुभव हो। ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसमें फिर अगला पॉइंट अगला है कि राज्यों की विधायी शक्तियों पर केंद्र का दखल कम से कम होना चाहिए। हमारा समझ में मतलब राज्य के पास जो कानून बनाने की शक्तियां प्राप्त है, उसमें केंद्र सरकार को बार बार हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और कुछ अन्य विषयों पर भी राज्यों को विधायी शक्ति मिलनी चाहिए। ये कहा था किसने? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने। फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद फिर अगली समिति आती है राजमन्नार समिति। तो अगली है राजमन्नार समिति, और यह राजमन्नार समिति कब गठित की जाती है? तो 1969 में 1969 में गठित की जाती है। और किसने इसे गठित किया था? तो तमिलनाडु की जो द्रमुक सरकार होती है उसके द्वारा इसे गठित किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। और इसमें दो सदस्य थे। दो सदस्य कौन कौन थे? ए.एल. मुदलियार और दूसरे व्यक्ति थे इसमें टी.पी. चंद्रा रेड्डी। ये इसके सदस्य बनाए गए थे इस राजमन्नार समिति के। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? तो 1971 में इन्होंने रिपोर्ट दी थी इस समिति ने, राजमन्नार समिति ने, ठीक है। अब जब इस राजमन्नार समिति की रिपोर्ट आती है, तो इस समिति ने रिपोर्ट में कौन कौन सी सिफारिशें की थी? तो इन सिफारिशों का वर्णन निम्नलिखित है। तो कौन कौन सी सिफारिशें हैं फ्रेंड? तो देखिए, इसमें पहली सिफारिश है कि राष्ट्रपति शासन से संबंधित अनुच्छेद 356, 357 और अनुच्छेद 365 को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, ठीक है। ये कहा था किसने? राजमन्नार समिति ने। ये पहली सिफारिश थी इसकी। दूसरी सिफारिश है कि अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए। ये इसने भी सिफारिश की। इससे पहले प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी सिफारिश की थी। इसके बाद फिर अगला है कि राज्यपाल के प्रसाद पर मंत्रिपरिषद की निर्भरता को समाप्त किया जाना चाहिए। आ रहा समझ में? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि राज्यपाल के प्रसाद मतलब होता है इच्छा या कृपा, ठीक है। तो राज्यपाल की इच्छा पर जो मंत्रिपरिषद कार्य करती है, तो यह निर्भरता समाप्त कर देनी चाहिए। ये इसने कहा है किसने? राजमन्नार समिति ने। इसके बाद फिर अगला है योजना आयोग को समाप्त करके एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाना चाहिए जो उसके कार्यों को संपादित करे। तो वर्तमान में हम देख रहे हैं कि वर्तमान में योजना आयोग नहीं है, वर्तमान में नीति आयोग उसकी जगह कार्य कर रहा है। लेकिन नीति आयोग कोई वैधानिक आयोग नहीं है। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक आयोग है, क्योंकि उसकी स्थापना हमारे
जो कैबिनेट मंत्रालय होते, ये हमारे जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, तो कैबिनेट के प्रस्ताव के द्वारा उसका गठन किया गया है, इसलिए वह गैर संवैधानिक निकाय है। और जो योजना आयोग था, तो योजना आयोग भी ऐसे मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये कैसी संस्थाएं हैं, तो ये गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें 7वीं अनुसूची में संशोधन करके अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को सौंपी जानी चाहिए, ये इसने सिफारिशें की। इसके अलावा और भी सिफारिश इसकी कौन कौन सी है, तो अगले देखिए सिफारिश इसकी कि अनुच्छेद 249 आर्टिकल 249 इसको निरस्त कर दिया जाना चाहिए, ये राजमन्ना समिति ने कहा। तो इसमें क्या था ऐसा, तो इसमें लिखा हुआ था कि राज्य सूची के विषय पर अगर ऐसा कोई विषय जो देश के लिए कल्याणकारी हो सकता है, राष्ट्रहित में अगर कोई विषय है, तो भले ही वह राज्य सूची का विषय है, उस पर भी हमारी संसद कानून बना सकती है, परंतु कब, जब राज्यसभा इसे 2/3 बहुमत से पास कर दे तब। ठीक है, तो ऐसा इसने कहा राजमन्नार ने। तो राजमन्ना समिति ने कहा कि ये अनुच्छेद 249 को 249 को बिल्कुल खत्म ही कर देना चाहिए। इसके बाद फिर अगला आता है अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त कर देना चाहिए, ये इस समिति ने कहा। इसके बाद फिर अगला इसने कहा कि वित्त आयोग को स्थायी बनाया जाना चाहिए, ये समिति की सिफारिश थी। ठीक है फ्रेंड, तो जितने भी आयोग होते हैं, सिफारिशें होती हैं, हमारी सरकार को जो आयोग या समिति की सिफारिश अच्छी लगती है उन्हें स्वीकार करती है और उन्हें लागू भी करती है, और जो सिफारिशें तर्कसंगत नहीं होती है उन्हें हमारी सरकार लागू नहीं करती। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए अगला आयोग है सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग, इसका गठन कब हुआ, तो इसका गठन जून 1983 में हुआ था। जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो इसके अध्यक्ष थे श्री R.S. सरकारिया, रणजीत सिंह सरकारिया, ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। और इस आयोग में 2 अन्य सदस्य थे, तो 2 अन्य सदस्यों में श्री B. शिवारमन, दूसरे सदस्य थे इसमें डॉक्टर S.R. सेन। ठीक है, ये इसके 2 सदस्य थे। इसके बाद इस आयोग ने जो सिफारिशें दी हैं, तो 247 सिफारिशें इसने दी थी सरकारिया आयोग ने, और ये सिफारिशें हमारे केंद्र और राज्यों के बीच जो वैधानिक, प्रशासनिक और वित्तीय संबंध को सुधारने के लिए दी थी इसने। ठीक है, तो केंद्र राज्य संबंध में प्रशासनिक संबंध, इसके बाद फिर विधायी संबंध और वित्तीय संबंध, इनमें सुधार करने के लिए इन्होंने ये सिफारिशें की थी सरकारिया आयोग के द्वारा। ठीक है, अब इसमें देखिए जो सरकारिया आयोग होता है, तो इसके कुछ प्रमुख सिफारिशें हैं। तो इन प्रमुख सिफारिशों में पहले सिफारिश देखिए, तो पहले सिफारिश है कि राष्ट्रपति के विचारार्थ रखे गए विधेयक पर असहमति की स्थिति पर स्पष्ट कारण राज्य सरकार को बताया जाना चाहिए। मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि राष्ट्रपति के विचार के लिए जो विधेयक पेश किया जाता है राष्ट्रपति के पास, तो यह विधेयक कौन रखता है अपने पास, राज्यपाल। तो राज्यपाल राष्ट्रपति की सहमति के लिए विधेयक भेजता है राष्ट्रपति के पास। तो अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल आरक्षित करता है और 201 के तहत हमारे राष्ट्रपति अनुमति देते हैं ऐसे विधेयक पर, जो राज्य के विधेयक होते हैं। तो जो राज्य के विधेयक होते हैं और राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजे जाते हैं, इनका कारण हमारे राष्ट्रपति को बताया जाए कि राष्ट्रपति ने उस पर अपनी सहमति क्यों व्यक्त नहीं की, राष्ट्रपति ने उसको पास करने से मना क्यों कर दिया, हस्ताक्षर करने से मना क्यों कर दिया। ठीक है, इसके बाद फिर अगली सिफारिश है इनकी कि अनुच्छेद 263 के तहत एक स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए, और यह अंतर सरकारी परिषद इसे कहा जाना चाहिए। ये इस आयोग ने सिफारिशें की थी। इसके बाद फिर अगली सिफारिश है इसकी कि निगम कर की कुल प्राप्तियों को राज्यों के साथ निश्चित सीमा में बांटा जाना चाहिए। इसके बाद फिर अगली सिफारिश है कि केंद्र द्वारा आय कर पर अधिभार उगाही नहीं करनी चाहिए, और इससे विशेष उद्देश्य को छोड़कर जो अधिभार होता है इसकी उगाही नहीं करना चाहिए केंद्र सरकार को। अगर कोई विशेष उद्देश्य है तो बात अलग होगी, अगर विशेष उद्देश्य है तो उगाही कर सकते हैं अधिभार की, परंतु अगर कोई विशेष उद्देश्य नहीं है तो जो सरचार्ज होता है, अधिभार होता है, इसकी उगाही नहीं करनी चाहिए। ये सिफारिश में कह रहा है हमारा सरकारिया आयोग। इसके बाद फिर अगली सिफारिश है इसकी कि अनुच्छेद 155 में संशोधन की व्यवस्था की जाए और राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किया जाए, ये इसमें कहा गया। इसके बाद फिर अगली सिफारिश है कि राज्यपाल की पदावधि 5 वर्ष की होती है, तो उसकी पदावधि से पहले
असाधारण परिस्थितियों में ही हटाया जाए, किसी और अन्य छोटे मोटे कारणों से उसे पद से न हटाया जाए। आ रहा समझ में। तो वर्तमान में हम देखते हैं कि जैसे कोई भी राज्यपाल है तो कोई भी नई सरकार बनती है तो उन राज्यपालों को बदल देती है। अब उन राज्यपाल का कार्यकाल भले ही 2 साल हो चाहे 1 साल हो, इन राज्यपाल को या तो स्थानांतरित कर दिया जाता है, मतलब इनका ट्रांसफर कर दिया जाता है, या फिर इनको पद से हटा दिया जाता है। आ रहा समझ में। तो ऐसा न करें, कम से कम उसके जो 5 साल है पूरे होने दिया जाए। अगर कोई ज़्यादा ही समस्या है तो असाधारण परिस्थिति में ही उसे हटाया जाना चाहिए, नहीं तो नहीं हटा रहना चाहिए, ये इन्होंने कहा था। अगला प्रावधान है या अगली सिफारिश है कि कराधान की शक्ति, मतलब कर लगाने की शक्ति। तो कर लगाने की शक्ति संसद में निहित रहनी चाहिए, जबकि शक्तियों को संवर्ती सूची में शामिल किया जाना चाहिए। आ रहा समझ में। ये इन्होंने कहा था, मतलब कर लगाने की शक्ति संसद के पास तो हो, परंतु जो शक्तियां हैं तो शक्तियों को संवर्ती सूची में भी शामिल किया जाए, ताकि राज्य है तो राज्य को भी इससे थोड़ी बहुत शक्ति प्राप्त हो जाए। आ रहा समझ में। इसके बाद फिर अगली सिफारिश है कि संविधान में किसी संरचनात्मक परिवर्तन की जरूरत नहीं है, समस्या कुछ उपबंधों के दुरुपयोग की है। ये इन्होंने कहा था अपनी सिफारिश में। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए और इसकी अगली सिफारिश कौन कौन सी है। तो अगली सिफारिश है कि मजबूत केंद्र की स्थिति राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए आवश्यक है। मतलब हमारे केंद्र को अगर मजबूत बनाए रखना है तो राष्ट्रीय एकता जरूरी है, इसके बाद में अखंडता जरूरी है। अतः राज्यों की मांग केंद्र की शक्तियों में कटौती, ये क्या है, गलत होती है। मतलब अगर केंद्र को मजबूत बनाए रखना है तो देश में एकता बनाए रखना जरूरी है, अखंडता को बनाए रखना जरूरी है। अब ये राज्य की मांग करते हैं अलग अलग, ठीक है। तो जो राज्यों की मांग करते हैं, राज्य की मांग होती है, यह मांग गलत होती है फिर। ठीक है, तो क्या मांग करते हैं राज्य, तो राज्य मांग करते हैं कि केंद्र की शक्तियों में कटौती की जाए, ये राज्य मांग करते हैं, लेकिन यह मांग सही नहीं है। ठीक है, तो यह सिफारिश भी आयोग के द्वारा की गई थी। इसके बाद फिर अगली सिफारिश है कि अखिल भारतीय सेवाएं राष्ट्रीय एकीकरण में अत्यंत सहायक हैं, इस व्यवस्था को मजबूत कर और ऐसी कुछ सेवाओं का सृजन किया जाना चाहिए, ये इस आयोग ने सिफारिश की थी। मतलब कि हमारे भारत में अखिल भारतीय सेवाएं, ये भारत को एक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और समय के अनुसार अगर आवश्यकता महसूस हो तो ऐसी और सेवाओं का गठन हमारे भारत में किया जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद फिर जहां तक संभव हो केंद्र द्वारा राज्यों की सहमति के बाद राज्यों में केंद्रीय बलों की तैनाती की जानी चाहिए, लेकिन संकट के समय ऐसी सहमति अनिवार्य नहीं होना चाहिए। आ रहा समझ में। अगर संभव हो तो हमारा केंद्र राज्यों में सहमति से ही इन केंद्रीय बलों को तैनात करे, और अगर आवश्यकता ना हो तो न करे। अगर संकट की स्थिति उत्पन्न होती है तो राज्यों की बिना सहमति के ही इन्हें वहां पर तैनात किया जा सकता है। ठीक है, ये इस आयोग ने सिफारिश से की है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए अगला है पुंछी आयोग। तो पुंछी आयोग यह कब गठित होता है, तो यह 2007 में गठित हुआ था। ठीक है, तो कहीं कहीं पर इसको पुंछी आयोग लिखा जाता है, कहीं पर पंछी आयोग लिखा जाता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप, पुंछी आयोग या पंछी आयोग एक ही है। ठीक है, तो इसका गठन कब हुआ था, तो 2007 में इसका गठन किया गया था फ्रेंड। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष श्री मदन मोहन पुंछी थे। ठीक है, और यह आयोग किसके द्वारा गठित किया जाता है, तो केंद्र सरकार के द्वारा इस आयोग को गठित किया गया था। और इसमें जो मदन मोहन पुंछी थे ये हमारे भूतपूर्व या हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। ठीक है, तो इन्हीं की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय यह आयोग का गठन किया जाता है, और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 2010 में पेश की थी, और 7 भाग में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इस आयोग की कुछ महत्वपूर्ण या मुख्य सिफारिशें हैं जो देखिए इसमें आगे। तो इसने कौन कौन सी सिफारिशें की है इस आयोग ने, तो पहली सिफारिश देखिए इसकी कि राज्यपालों की नियुक्ति केवल केंद्र सरकार की इच्छा पर ही निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि इनका कार्यकाल भी निश्चित होना चाहिए। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। तो 5 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंछी आयोग पर लेख लिखिए। अब पंछी आयोग अगर आपसे पूछ रहा है, पुंछी आयोग आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको ये सब लिखना होगा और उसकी सिफारिशें लिखनी होगी। वहीं अगर 3 नंबर में पूछे तो वहीं 3 नंबर में अगर पूछा जाता है तो कुछ नहीं लिखना है आपको, इसका गठन वर्ष लिखना है, इसका अध्यक्ष लिखना है, सदस्य लिखना है।
और इसका उद्देश्य लिखना है कि केंद्र राज्य संबंधों में सुधार हेतु गठित, बस इतना लिखना आपको 3 नंबर में। ठीक है, इसके बाद फिर अगली सिफारिश इसकी देखिए कि राज्यपालों की भूमिका सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप ही होनी चाहिए, अर्थात विश्वविद्यालय के कुलपति या फिर जो अन्य वैधानिक संस्थाएं होती हैं उनका अध्यक्ष या और अन्य किसी रूप में इनको उसका प्रमुख नहीं बनाया जाना चाहिए। आ रहा समझ में? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि हमारे भारत में जो राज्यपाल होते हैं तो राज्यपालों को राज्यों में पदस्थ किया जाता है। अब राज्यपाल ही जो विश्वविद्यालय होते हैं उनके कुलाधिपति होते हैं। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगर कोई वैधानिक आयोग है या कोई और वैधानिक संस्था है तो उसका अध्यक्ष या उसका प्रमुख राज्यपाल को नहीं बनाया जाना चाहिए। ठीक है, ये इन्होंने ऐसे सिफारिश की है। इसके बाद फिर अगला प्रावधान देखिए इसका, या अगली सिफारिश देखिए, तो अगली सिफारिश है कि अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 356 को लागू करने का विकल्प अंतिम होना चाहिए। आ रहा समझ में? उससे पहले नहीं। अगर बहुत ही ज़्यादा कंडीशन क्रिएट हो गई है तब ही ये अनुच्छेद 352 अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल और अनुच्छेद 356 अर्थात राष्ट्रपति शासन को लागू करना चाहिए। ठीक है, थोड़ी बहुत अगर समस्या है तो इन अनुच्छेदों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद फिर तथा अनुच्छेद 355 के अनुसार राज्यों की सुरक्षा करना ये संघ की जिम्मेदारी है, इसलिए इस संदर्भ में केंद्र के हस्तक्षेप को लेकर एक संवैधानिक एवं वैधानिक रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। इसके बाद फिर अगला पॉइंट है या अगली सिफारिश है कि सकल कर राजस्व में केंद्र की हिस्सेदारी को कम करने के लिए समय समय पर केंद्र सरकार के वर्तमान उपकरों और अधिभारों की समीक्षा होनी चाहिए। ये इस आयोग की सिफारिशें हैं फ्रेंड। ठीक है, एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है तो ये सभी सिफारिशें आपको लिखनी पड़ेगी अगर 5 नंबर का पूछ रहा है तब। ठीक है, और 3 नंबर में पूछेगा तो कुछ नहीं लिखना, इसका गठन का वर्ष, अध्यक्ष और सदस्य और उद्देश्य लिखना बस इसका, या इसकी सिफारिश। तो सिफारिश में मुख्य सिफारिश क्या होगी कि केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए गठित, बस इतना आपको लिखना है। इसके बाद फिर देख लिए अगली सिफारिश में, तो अगली सिफारिश है कि अनुच्छेद 263 के अंतर्गत कुछ संशोधन करके अंतर्राज्य परिषद को और मजबूत किया जाए या मजबूत कर एवं केंद्र राज्य के मतभेदों को दूर करने के लिए निष्पक्ष प्रणाली का प्रावधान किया जाना चाहिए। मतलब अनुच्छेद 263 में क्या लिखा है, तो अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्य परिषद का प्रावधान है और इस अंतर्राज्य परिषद को मजबूत बनाया जाए। ठीक है, और केंद्र राज्य के बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में जो विवाद होता है, मतभेद होता है, उसको दूर करने के लिए एक निष्पक्ष प्रणाली का प्रावधान किया जाए। मतलब किसी प्रकार का कोई भेदभाव किसी राज्य के साथ न हो। इसके बाद फिर अगली सिफारिश है कि वित्त आयोग के स्थायी सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए वित्त आयोग के प्रभाव को पूर्ण विभाग के रूप में तब्दील कर देना चाहिए। मतलब जो वित्त आयोग होता है तो वित्त आयोग को एक स्थायी सचिवालय के रूप में बदल देना चाहिए, ये इन्होंने कहा था इस आयोग ने। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आता है योजना आयोग। तो योजना आयोग और वित्त आयोग में बेहतर तालमेल होना चाहिए। हालांकि वर्तमान में तो योजना आयोग है ही नहीं। ठीक है, लेकिन जब उस समय योजना आयोग था और वित्त आयोग था तो दोनों के बीच में बेहतर तालमेल की सिफारिश इसने की थी, तो ये सिफारिश है उस समय की है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसमें आगे अगला आ जाता है पश्चिम बंगाल का स्मरण पत्र। ठीक है, तो जो पश्चिम बंगाल की सरकार है उसके द्वारा एक स्मरण पत्र हमारी केंद्र सरकार को भेजा जाता है और इसका प्रकाशन भी हुआ था और इसमें कुछ सिफारिशें की गई थी। ठीक है, तो यह स्मरण पत्र बंगाल सरकार के द्वारा, पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा केंद्र सरकार को कब भेजा गया था, तो 1977 की बात है, 1977 की बात है। ठीक है, तो इसमें कुछ सुझाव दिए गए थे पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा। तो पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा कौन कौन से सुझाव दिए गए थे, तो इसमें देखिए, तो पहला सुझाव है कि नए राज्यों के निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के पुनर्गठन में राज्यों की सहमति अनिवार्य बनाई जाए। ये इस स्मरण पत्र में लिखा था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि जो भी नया राज्य बनाना है तो इसमें राज्यों की सहमति हो। इसके बाद में राज्यों का यदि पुनर्गठन करना है तो राज्यों से पूछा जाए, हर समझ में, इसके बाद ही राज्यों का गठन या उनका पुनर्गठन किया जाए। इसके बाद फिर दूसरी सिफारिश इसमें लिखी गई थी। तो दूसरी सिफारिश थी कि केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त राजस्व में से 75% हिस्सा राज्यों को दिया जाए। ये इस स्मरण पत्र में लिखा गया था।
आ रहा समझ में? मतलब हमारी केंद्र सरकार को जो प्राप्तियां होती हैं, केंद्र सरकार को कर से जो राजस्व प्राप्त होता है, इसमें 75% 75% हिस्सेदारी राज्यों की हो, ये इसने सिफारिश की थी। ठीक है, अब फिर वही बात इसमें भी है कि हमारी केंद्र सरकार को जो उचित लगेगा तो इनकी सिफारिशों को स्वीकार करेगी और लागू करेगी, और नहीं तो नहीं करेगी। आ रहा समझ में? फिर इसके बाद देखिए इसमें अगली सिफारिश ने कौन सी की थी? तो अगली सिफारिश है कि संविधान में उल्लिखित शब्द संघ के स्थान पर संघीय शब्द का प्रयोग किया जाए। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगली सिफारिश है इसकी कि केंद्र सरकार का कार्यक्षेत्र रक्षा, विदेशी मामले और इसका संचार और आर्थिक समन्वय तक ही सीमित रहना चाहिए। इस स्मरण पत्र में लिखा गया था कि केंद्र सरकार का कार्यक्षेत्र कहाँ तक हो, तो इसने बोला कि रक्षा तक, रक्षा क्षेत्र तक, मतलब रक्षा विभाग इसके पास हो, विदेशी मामले तक इसका कार्यक्षेत्र हो, संचार एवं आर्थिक समन्वय तक ही इसका कार्यक्षेत्र हो केंद्र सरकार का, बाकी कार्यक्षेत्र किसका हो, तो बाकी क्षेत्र राज्य सरकार का हो। ये इसने सिफारिश की थी पश्चिम बंगाल के स्मरण पत्र में। ठीक है, तो उस समय जो सरकार थी उस सरकार ने यह स्मरण पत्र भेजा था केंद्र सरकार को, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। ठीक है, इसके बाद फिर अन्य सभी मामलों पर राज्यों को शक्ति दी जानी चाहिए। ठीक है, इन विभागों को छोड़कर बाकी जो मामले हैं उन सभी मामलों पर किसको शक्ति दी जाए? राज्य को शक्ति जाए, राज्य को शक्ति दी जाए। अगर ऐसा होता कभी तो फिर केंद्र कैसा हो जाता? केंद्र तो कमजोर हो जाता और राज्य शक्तिशाली हो जाते। तो फिर क्या होता? तो हमारे देश में विवाद होते। तो हमारी सरकार, हमारी केंद्र सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जिससे हमारी केंद्र की शक्ति कमजोर हो, केंद्र सरकार कमजोर हो, क्योंकि देश को सुरक्षित बनाए रखने में केंद्र की भूमिका अहम होती है, केंद्र की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला देखिए, अगली सिफारिश है इसकी कि अनुच्छेद 356, 357 और 360 जो राष्ट्रपति शासन से संबंधित होती है, इनको पूर्णतः समाप्त कर देना चाहिए। अब आप खुद सोचिए, अगर हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 का प्रावधान नहीं होता तो क्या राज्य सरकारें ठीक से काम करती? नहीं करती, सब अपने अपनी मनमानी करते हैं। अगर राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था हमारे संविधान में नहीं होती तो कोई भी मुख्यमंत्री अपने हिसाब से कार्य करता। आ रहा समझ में? तो इनकी बातें स्वीकार नहीं की गई हैं। ठीक है, जो बातें या जो सिफारिशें हमारी केंद्र सरकार को उचित लगी हैं उसे स्वीकार किया गया है, और जो उचित नहीं लगती उसे अस्वीकार किया गया है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला देखिए कि राज्यसभा और लोकसभा इनको बराबर शक्तियां प्रदान की जाए। तो इन्होंने ऐसा क्यों कहा? तो राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है और लोकसभा में जनता के जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं ये इसमें प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो अगर राज्यसभा और लोकसभा दोनों बराबर हो जाती हैं तो इसमें फिर राज्यों का महत्व बढ़ जाएगा। तो इस कारण से इन्होंने इसकी सिफारिशें की थी। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है, ये अगली सिफारिश इसमें आती है कि केवल केंद्र एवं राज्य सेवाएं होनी चाहिए तथा अखिल भारतीय सेवाओं को पूर्णतः समाप्त कर देना चाहिए, ये इसने कहा। आ रहा समझ में? तो ये जो स्मरण पत्र है पश्चिम बंगाल सरकार का, इसमें यह प्रावधान किया गया कि अखिल भारतीय सेवाओं को पूर्णतः समाप्त कर देना चाहिए। अब आप खुद सोचिए कि अगर अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त कर दिया जाए तो क्या हमारे भारत में एकता बनी रहेगी? नहीं रह सकती। आ रहा समझ में? क्या हमारे भारत के प्रति सभी लोगों का समान भाव रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे भारत को एक सूत्र में बांधने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि जब भारत का एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि भारत को एक करने में अखिल भारतीय सेवाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए इन्हें हमेशा बनाए रखे जाना चाहिए। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का कथन है, मेरा कथन नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने ऐसे सिफारिशें की है और इसकी सिफारिशों को हमारी केंद्र सरकार ने स्वीकार नहीं किया। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो विवाद होता है उसको सुलझाने के लिए कुछ आयोग और समितियां गठित की गई थी, जिसका वर्णन हमने आपको पूरा विस्तार पूर्वक बताया है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका टॉपिक समाप्त हो जाता है। पढ़ते रहिए और देखते रहिए हमारे कल्याणी IAS एकेडमी के सभी वीडियोस जो आपको MPPSC मेंस एग्जाम में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।